ऑनलाइन क्लासेस अभ्यास 24 में मैं योगेंद्र पांडे पुनः एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे उत्तरांचल में, पूर्वांचल में कह ले, उत्तरांचल नहीं, पूर्वांचल में एक विशेष प्रकार का पर्व होता है जिसे हम नागपंचमी का पर्व कहते हैं। इसमें नाग और नागिन की पूजा की जाती है। बच्चे शाम को कुछ अपनी झंडी के साथ कुछ अपना मनोरंजन करते हैं। वो क्या कहते हैं, कॉटन की गुड़िया उड़िया बना करके उसी से अपना मनोरंजन करते हैं। तो खैर वो एक परंपरा रही है और इन परंपराओं के बीच अगर हम आज ये परंपराएं हमारे बीच जिंदा हैं तो उन परंपराओं को जीवित रखने का कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका इस मुद्रण ने निभाई है। यानी हमारे बीच जो परंपराएं आज जीवित हैं, प्राचीन काल की या मध्यकाल की, उसमें मुख्य भूमिका इस मुद्रण का है। यानी इस प्रिंटिंग प्रेस ने, इस मुद्रण ने क्या किया, प्राचीन काल से चली आ रही परंपराओं, मध्यकाल से चली आ रही परंपराओं को आज भी जीवित रखा है। कारण चीज़ें छप करके, चीज़ें प्रिंट हो करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचती रही। तो इसीलिए आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अभी नागपंचमी का पर्व। आइए चर्चा करते हैं कि मुद्रण कैसे भारतीय समाज में आया और उस भारतीय समाज पर इसका क्या इम्पैक्ट रहा। इन सब चीज़ों का अध्ययन हम करेंगे और साथ ही साथ इसका भी देखेंगे कि इस प्रिंट मीडिया का महिलाओं पर, गरीबों पर क्या प्रभाव पड़ा और साथ ही साथ भारतीय मुद्रण पर ब्रिटिश सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही। इन सब चीज़ों के साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि कैसे बहुत सारे एक्ट आए जिसने प्रेस पर प्रतिबंध लगाने का काम किया। कुछ ऐसे मुद्रण भी आए, ऐसे प्रिंटिंग प्रेस भी आए जिसने, कुछ ऐसे प्रिंटिंग प्रेस की पुस्तकें छपी जिसने राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। तो इन सब चीज़ों पर, इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मुद्रण के नए रूप, इसके एक पार्ट का हम अध्ययन कर चुके हैं, दूसरा पार्ट यहाँ पर है। ये शायद इस चैप्टर का आधुनिक मुद्रण और आधुनिक जो तकनीक है इस चैप्टर का ये अंतिम पार्ट है। प्रिंट मीडिया और मॉडर्न वर्ल्ड, इसका ये अंतिम बिंदु है, इस पर चर्चा करते हैं। तो राजा रवि वर्मा ने बड़े पैमाने पर प्रसार के लिए कई छवियों का निर्माण किया। आप समझ लो कि राजा रवि वर्मा चित्रकला में एक मील के पत्थर माने जाते हैं। इनकी कई कृतियां बहुत ही फेमस हैं। उनमें से कुछ कृतियों के नाम आपको लिखने हैं। जैसे कमल के पत्ते पर अश्रुकण, ये इनकी कृति है। कमल के पत्ते पर अश्रुकण किसकी कृति है? चित्रकला है, राजा रवि वर्मा की चित्रकला है। 1860 के दशक तक समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर व्यंग्यचित्र और कार्टून प्रकाशित होने लगे थे। कब? यानी 1817 के दशक में जो भी समाचार पत्र छपते थे उसमें कार्टून और व्यंग्यचित्र छपा करते थे। ये कार्टून और व्यंग्यचित्र कैसे होते थे? ये कार्टून और व्यंग्यचित्र सरकार के विरुद्ध होते थे। प्रिंट और महिलाएं, अब इस प्रिंट मीडिया ने, इस मुद्रण व्यवस्था ने महिलाओं के अंदर कैसे पढ़ने लिखने की भावनाओं को जन्म दिया, इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। आइए देखते हैं। मध्यवर्गीय महिलाओं ने बड़े पैमाने पर पढ़ना शुरू किया। पठन पाठन शुरू किया किसने? महिलाओं ने। क्यों? क्योंकि उदार विचारधारा के लोगों ने अपनी पत्नियों और बेटियों को शिक्षा हेतु स्कूल भेजना प्रारंभ कर दिया। जो उदार विचारधारा के लोग थे उन्होंने क्या किया? अपनी बहन को, अपनी बेटियों को, अपनी पत्नियों को विद्यालय पढ़ने हेतु भेजना शुरू किया। इससे क्या प्रभाव आएगा? इससे प्रभाव ये आएगा कि अगर बेटी पढ़ लेगी, बेटी शिक्षित हो जाएगी तो दो परिवारों में उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। एक तो जहाँ है वहाँ और एक जहाँ शादी होकर के जाएगी वहाँ। इसलिए पढ़े बेटियाँ बढ़े बेटियाँ जी। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार का स्लोगन है कि पढ़े बेटियाँ बढ़े बेटियाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब स्लोगन है।
पत्रिकाओं में भी महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने वाले लेख छपते थे। ऐसे लेख छपते थे जिसे पढ़ने के बाद महिलाएं इंस्पायर होती थीं, उनके अंदर अध्ययन की भावनाएं जागृत होती थीं। कई महिलाओं ने अपने जीवन और अनुभव के बारे में लिखा, जिसमें कैलाश वासनी देवी, पंडित रमाबाई और ताराबाई शिंदे प्रमुख थीं, जिन्होंने घरेलू जीवन के बारे में लिखा कि महिलाएं घरेलू जीवन में रहते हुए भी क्या कर सकती हैं, अध्ययन का कार्य कर सकती हैं। 1870 के दशक से वास्तविक हिंदी मुद्रण शुरू हुआ और प्रकाशनों का एक बड़ा हिस्सा महिलाओं की शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और सती प्रथा जैसे मुद्दों पर समर्पित रहा। यानी 1817 में जब मुद्रण आया तो सबसे पहले हिंदी पर फोकस हुआ और 1870 आते आते हिंदी मुद्रण तेजी के साथ समाज में फैलने लगा। और इसने क्या किया, इस मुद्रण ने किन विषयों पर चर्चा की, महिलाओं की शिक्षा पर चर्चा की, विधवा पुनर्विवाह पर चर्चा की, सती प्रथा पर चर्चा की। इतना ही नहीं, बाल विवाह और प्रदा प्रथा पर भी चर्चा की। प्रिंट शैली और गरीब लोग, अब प्रिंट मीडिया या जो मुद्रण व्यवस्था थी उससे गरीब कैसे प्रभावित हुए, इनके विषय में देखें। 20वीं सदी की शुरुआत में सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना की गई। ये पुस्तकालय कस्बों के साथ साथ गांव में भी स्थित थे। यानी क्या हुआ, 20वीं सदी की जब शुरुआत हो गई तो सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना भारत में की गई और ये पुस्तकालय कस्बों के साथ साथ गांवों में भी स्थापित हुए। और इस पुस्तकालय का प्रभाव इतना रहा कि जो गरीब वर्ग है, मध्यम वर्ग है, उसने अध्ययन में महत्वपूर्ण रुचि दिखाई। और ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी में जाति व्यवस्था के खिलाफ सशक्त रूप से लिखा। ज्योतिबा फूले एक निम्न जाति के व्यक्ति थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी गुलामगिरी, उसमें इन्होंने निम्न जाति के विषय में लिखते हुए उच्च जाति के शोषण की कठोर आलोचना की। किसने, ज्योतिबा फूले ने। और इन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी। उस संस्था का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे या बताएंगे कि ज्योतिबा फूले ने किस संस्था की स्थापना की थी। अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए ज्योतिबा फूले ने किस संस्था की स्थापना की थी, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जैसा कि B.R. अम्बेडकर और E.B. रामास्वामी नायकर ने किया था। यानी ज्योतिबा फूले से पहले दो लोग इस विचारधारा में आ चुके थे, एक भीमराव अम्बेडकर और E.B. रामास्वामी नायकर। E.B. रामास्वामी ने एक पुस्तक लिखी है सच्ची रामायण। कौन सी पुस्तक लिखी है, सच्ची रामायण। किसकी रचना है, तो E.B. रामास्वामी नायकर। ये कहाँ के रहने वाले थे, इसे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये निवासी कहाँ के थे, यानी जो E.B. रामास्वामी थे कहाँ के निवासी थे, कहाँ के निवासी थे, ये आप बताएंगे। E.B. रामास्वामी किस प्रदेश से बिलोंग करते थे। बॉम्बे मिल श्रमिकों द्वारा स्थापित उदाहरण से प्रेरित होकर बंगलौर के कपास मिल श्रमिकों की शिक्षा के लिए पुस्तकालयों की स्थापना की गई। यानी बंगलौर में जो कपास मिल में श्रमिक काम करते थे उनके लिए एक पुस्तकालय की स्थापना की गई। और पुस्तकालय किससे प्रेरित था, बॉम्बे मिल श्रमिकों के द्वारा प्रेरित था। इनसे प्रेरणा लेकर, बॉम्बे मिल श्रमिकों से प्रेरणा लेकर बंगलौर में कपास मिल श्रमिकों के लिए एक पुस्तकालय की स्थापना की गई। अब देखिए, ये सारी चीज़ें जब चल रही थीं तो लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे तेज़ी से बढ़ने लगी, हिलोरे मारने लगी। लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना आने लगी। अब जब राष्ट्रवाद की भावना आएगी तो क्या होगा, जो औपनिवेशिक गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिश सरकार है, वो कहीं ना कहीं क्या करेगी, इन सारे समाचार पत्रों पर, इन सारे प्रिंट मीडिया पर क्या करेगी, वो अपना प्रभाव, अपना सेंसर बैठाएगी, इनको रोकने का प्रयास करेगी कि ऐसी चीज़ें समाज में न फैलने पाएँ, राष्ट्रवाद जैसी भावना समाज में न फैलने पाए। इसलिए क्या किया उसने, देखिए
1799 में लॉर्ड वेलेजली ने एक अधिनियम सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट पारित किया। कौन सा अधिनियम पारित किया लॉर्ड वेलेजली ने 1799 में? सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट। इसके द्वारा समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, है ना। और 1807 में यह अधिनियम पत्रिकाओं, पंपलेट और पुस्तकों पर भी लागू कर दिया गया। लागू किया गया, यहाँ पर लागू हुआ बढ़ा लेंगे आप, पुस्तकों पर भी लागू हुआ, यहाँ लागू लिखा है, आप हुआ बढ़ा लेंगे इससे आगे। हेस्टिंग ने, देखिए अभी कुछ पत्रकार, कुछ गवर्नर जनरल अच्छी विचारधारा के थे जो भारतीय मुद्रण को प्रोत्साहन देना चाहते थे, और कुछ गवर्नर जनरल भारतीय मुद्रण सिस्टम को बैन करना चाहते थे, उस पर लोग लगाना चाहते थे। तो एक नाम इसमें आता है हेस्टिंग का। हेस्टिंग ने 1818 में इस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया। ऐसे ऐसे गवर्नर जनरल्स के नाम आपको बताने हैं जिन्होंने भारतीय प्रेस को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अर्थात जो भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता में अपना सहयोग दिए। ऐसे गवर्नर जनरल के आपको नाम लिखने हैं जिन्होंने भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन किया। ऐसे कुछ 4-5 गवर्नर जनरल हैं, उनके नाम आपको बताने हैं कि कौन कौन से गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता की वकालत की है। 1823 में गवर्नर जनरल एडम्स ने अनुज्ञप्त नियम बनाया, यानी कि बिना लाइसेंस के आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। और इतना ही नहीं, अगर आपने लाइसेंस का उल्लंघन किया समाचार पत्रों के रूप में, छापने के रूप में, तो अगर कोई राष्ट्र विरोधी या सरकार विरोधी मैटर आपने छाप दिया है तो आपका लाइसेंस जब्त हो जाएगा और आपका प्रिंटिंग प्रेस भी जब्त कर लिया जाएगा। इसके बाद राजा राम मोहन राय को मिरातुल अखबार बंद करना पड़ा। यानी जो मिरातुल अखबार है, इसका संपादक कौन था? इसके संपादक राजा राम मोहन राय थे। यानी मिरातुल अखबार के संपादक राजा राम मोहन राय। अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आ गया। वर्नाकुलर का मतलब स्थानीय प्रेस भाषा अधिनियम। इसमें सबसे पहले ऐसी पुस्तकों को टारगेट किया गया जो लोकल भाषा में छपा करती थी, है ना। तो सबसे पहले इस अधिनियम के अंतर्गत जिस पुस्तक को बैन किया गया, उस पुस्तक का नाम था सोम प्रकाश। स्थानीय प्रेस मुखर रूप से राष्ट्रवादी हो गए थे। मतलब जो लोकल भाषा में किताबें छपती थीं, जो लोकल भाषा में मुद्रण केंद्र थे, वो क्या थे? राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रचार प्रसार तेजी के साथ कर रहे थे, जिसके कारण इस अधिनियम को ब्रिटिश सरकार लेकर आई, जिसने औपनिवेशिक सरकार को 1878 में, जिससे क्या हुआ? औपनिवेशिक सरकार को जिसने औपनिवेशिक सरकार को 1878 में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम पारित करने के लिए उकसाया। यानी सरकार ने क्या किया? 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम लॉन्च कर दिया, और इस अधिनियम की पहली शिकार बनी सोम प्रकाश। इस अधिनियम में सरकार को स्थानीय समाचार पत्रों में छपने वाले संपादकीय और रिपोर्टों को सेंसर करने की अनुमति दे दी। कहने का मतलब ये है कि ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम आया, ये स्थानीय भाषा पर छपने वाले पत्र पत्रिकाओं पर रोक लगाता था। क्यों? क्योंकि जो स्थानीय पत्र और पत्रिकाएं छपती थीं वो राष्ट्रवादी भावनाओं से ओतप्रोत होती थीं, इसलिए राष्ट्रवादी भावनाएं लोगों के अंदर ना आने पाएँ, इससे पहले इन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। इस अधिनियम के अनुसार यदि समाचार पत्र में छपने वाली रिपोर्ट देशद्रोही की श्रेणी में है तो प्रकाशक को एक चेतावनी मिलेगी कि आपने गलत छापा है, देशद्रोही पत्रिका आपने छापी है, तो आपको पहली बार क्या किया जाएगा? चेतावनी दी जाएगी। गर्मी बहुत है यार आज। और यदि चेतावनी को आपने नज़रअंदाज किया तो प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा और जुर्माना भी आपको पड़ेगा, साथ में आपको सज़ा भी हो सकती है। ये था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अब देखिए
इस मुद्रण का भारतीय राष्ट्रवाद पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके विषय में थोड़ा देख लेते हैं। कई उपायों के बावजूद राष्ट्रवादी समाचार पत्रों की संख्या में वृद्धि हुई। सरकार इतना सब करती रही लेकिन इसका कोई बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ा। लोग भाषा बदल बदल करके क्या करने लगे, समाचार पत्रों को छापने लगे। उन्होंने औपनिवेशिक अत्याचारों की खूब आलोचना की। किसने? समाचार पत्रों ने। और इसमें एक नाम उभर करके आता है बाल गंगाधर तिलक, जिनको लोकमान्य की उपाधि दी गई। बाल गंगाधर तिलक ने अपने मराठी अखबार केसरी में देश का दुर्भाग्य नामक शीर्षक से एक लेख लिखा, जिसमें ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध किया गया। अब सरकार पगला गई कि अरे तिलक को इतनी हिम्मत कि मेरे खिलाफ लेख लिख देंगे, और भी किस नाम से, देश का दुर्भाग्य। तिलक को राजद्रोह के आयोग में 27 जुलाई 1897 को गिरफ्तार कर लिया गया। आप बताएंगे कि पहली बार राजद्रोह या राष्ट्रद्रोह को भारतीय संहिता, राष्ट्रद्रोह कब कानून के रूप में आया? पहली बार राष्ट्रद्रोह को कब कानून के रूप में अंगीकृत किया गया, और वह कौन सी धारा थी? किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रद्रोह किस अनुच्छेद में है? उस अनुच्छेद का नाम आप लिखेंगे और कब इसको लॉन्च किया गया आईपीसी में, इंडियन पिनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता में। अब गिरफ्तार कर लिया गया 27 जुलाई 97 को बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष की कठोर सजा हुई। और इनको कहाँ भेज दिया गया? मांडले जेल में बंद कर दिया गया। कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मांडले जेल कहाँ स्थित है। और इस मांडले जेल में बाल गंगाधर तिलक ने एक पुस्तक की रचना की थी, उस पुस्तक का नाम भी आपको बताना है। तो ये रहा मुद्रण का प्रभाव कि भारतीय समाज में मुद्रण का क्या इम्पैक्ट रहा। अब ये आपका जो हिस्ट्री वाला पोर्शन था, ये पूरा सिलेबस आई थिंक कंप्लीट हो गया है पूरा, चैप्टर 1 से लेकर, यानी भारत में यूरोप में राष्ट्रवाद से लेकर मुद्रण तकनीक और आधुनिक विश्व, ये चैप्टर पूरा आज कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद हम ज्योग्राफी लेकर आएंगे, लेकिन उसके पहले मैं कुछ स्पेशल आपके लिए करने जा रहा हूँ। तो पर डे वीडियो को देखना है आपको और शेयर करना है, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक हम लेकर आएंगे वो चैप्टर वाइज अनसॉल्व्ड यानी प्रैक्टिस सेट होगा। हर चैप्टर का आपको क्वेश्चन आंसर यहाँ पर कराया जाएगा। तो आई थिंक मैं कल शायद या कल या परसों में पहला वीडियो अपलोड करूँगा पहले चैप्टर का, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद उदय से संबंधित जितने भी प्रश्न उत्तर अब तक यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं उनसे संबंधित सारे लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट और एमसीक्यू, और साथ साथ में मैपिंग वाला वर्क भी हम आपको कराएंगे यूट्यूब पर। तो आपको मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।